हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फिफ्थ सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फिफ्थ सेमेस्टर में मैं आप लोगों को पेपर 2 का अध्ययन कराऊंगा। पेपर 2 में अभी तक हम लोगों ने देखिए 6 यूनिट का जो है भली भांति पूर्ण अध्ययन कर लिया है। आज की क्लास में हम लोगों के आपके इस पेपर का 7वें यूनिट का अध्ययन करना है और 7वां यूनिट जो है आपका को रिलेशन से संबंधित यानी सह संबंध जो है आपको इस यूनिट में पढ़ना है। इसके बाद देखिए आप लोगों का एक यूनिट और बचा रह जाएगा, 8वां यूनिट, और 8वें यूनिट को कंप्लीट करने के बाद जो आपका दूसरा पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले पेपर में भी देखिए मैंने आप लोगों को 7 यूनिट तक का अध्ययन करा दिया है, उसमें भी आपका अंतिम यूनिट जो है 8वां यूनिट बचा हुआ है। तो इस तरीके से आपका 2-3 क्लास में जो है ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक क्लास में मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल की फाइल के बारे में बता दूंगा कि आप लोगों को इस सेमेस्टर में प्रैक्टिकल फाइल कौन कौन सी बनानी है और उनको कैसे कैसे लिखना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास देखिए क्या है, आपकी पेपर 2 की 7 यूनिट की क्लास है, जिसमें हमको पढ़ना किसके बारे में है, को रिलेशन के बारे में। को रिलेशन को देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है, सहसंबंध। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आपके सिलेबस को जल्दी जल्दी पूरा कराया जाए, जिससे क्या हो कि आपका एग्जाम जो है, एग्जाम में लिखने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र। फिफ्थ सेमेस्टर में देखिए पेपर 2 पढ़ रहे हैं और पेपर 2 में आपका 7वां यूनिट है। 7वां यूनिट किस चीज से रिलेटेड है, को रिलेशन यानी सहसंबंध। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है कि सबसे पहले पढ़ना है अर्थ, प्रकार, उपयोग और गणना। किस किस चीज का पढ़ना है कि सहसंबंध का गुणांक क्या होता है उसका पढ़ना है, अर्थ, प्रकार, उपयोग और गणना। उसके बाद फिर पढ़ना है स्पीयरमैन का जो रैंक अंतर विधि है उसका अर्थ, प्रकार, उपयोग और गणना। और उसके बाद कार्ल पियर्सन की जो उत्पाद क्षण विधि है उसका भी अर्थ, प्रकार, उपयोग और गणना। यानी इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण टॉपिक्स का आपको अर्थ पढ़ना है, उसका उपयोग पढ़ना है, उसका प्रकार पढ़ना है, उसकी गणना। इस तरीके से आपका ये यूनिट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, को रिलेशन किसे कहते हैं, सहसंबंध क्या होता है। ठीक है, तो सहसंबंध को देख लेते हैं। सहसंबंध का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मीनिंग ऑफ को रिलेशन। तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक चर के बीच एक दूसरे पर निर्भरता या संबंध पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सहसंबंध, को रिलेशन। यानी किसी भी डाटा में, किसी भी वेरिएशन में या किसी भी जो भी निष्कर्षण निकाला जाए तो उसमें अगर 2 चरों के बीच में आपस में कोई संबंध है, कोई रिलेशन है, तो उसी को क्या कहा जाता है, को रिलेशन। या 2 चर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो तो उसको कहा जाता है को रिलेशन। देखिए दूसरे तरीके से क्या कहा जाएगा कि यदि एक चर में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन हो तो उसे क्या कहा जाता है, दोनों के बीच सहसंबंध है। यानी किसी चर में परिवर्तन किया जाए एक चर में तो उसके साथ साथ दूसरे चर में भी परिवर्तन हो या अन्य चरों में भी परिवर्तन हो तो कहा जाएगा कि इन चरों के बीच में, इन वेरिएबल्स के बीच में क्या है, कोई ना कोई रिलेशन है। जैसे उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा। देखिए क्या है कि यदि विद्यार्थियों की अध्ययन में लगन बढ़ती है तो उनके अंक बढ़ते। अगर कोई विद्यार्थी है अपनी पढ़ाई में ध्यान बढ़िया से लगाता है, अच्छे से पढ़ता है, मन से पढ़ता है, तो क्या होता है, उसका नंबर परीक्षा में ज़्यादा आता है। तो ये क्या हो गया कि इन 2 चरों के बीच में क्या है, रिलेशन है। किसके किसके बीच में, विद्यार्थी के और उसके नंबर के बीच में। यानी विद्यार्थी जिस तरीके से मेहनत करेगा उसका नंबर उस तरीके से आएगा। तो देखिए यह किस प्रकार का सहसंबंध है, घनात्मक सहसंबंध। यानी अच्छे तरीके से मेहनत कर रहा है तो नंबर अच्छा आ रहा है, एक इस प्रकार का संबंध हो गया घनात्मक। दूसरा देखिए एक निगेटिव का देखिए यदि टीवी देखने का समय बढ़ता है तो अंक घटते हैं। इसका मतलब कि कोई स्टूडेंट पढ़ाई में ज़्यादा समय न लगाकर बल्कि टीवी या मोबाइल में ज़्यादा समय लगाता है तो उसका परीक्षा में नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका मतलब क्या है कि एक चीज़ में वो ज़्यादा समय लगा रहा है, दूसरे में उसका नुकसान हो रहा है। तो किस प्रकार का संबंध हो जाएगा, ऋणात्मक। देखिए इसको निगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, यानी एक चीज़ को ज़्यादा करने से दूसरे चीज़ का नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखिए सहसंबंध कितने प्रकार का होता है, यानी सहसंबंध के प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो सबसे पहला देखिए क्या होता है, धनात्मक सहसंबंध। धनात्मक का मतलब जो पॉजिटिव हो। देखिए जब एक चर की वृद्धि के साथ दूसरा भी बढ़ता है या घटाने पर दूसरा भी घटता है तो उसको क्या कहा जाएगा, सकारात्मक या पॉजिटिव कोरिलेशन।
ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा कि जब अध्ययन का समय बढ़ेगा तो अंक भी क्या होगा, बढ़ेगा, यानी दोनों में क्या है, पॉजिटिव। अध्ययन का समय घटेगा तो अंक भी घटेगा, यानी दोनों में एक दूसरे के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है। दूसरा देखिए क्या है, ऋणात्मक सहसंबंध यानी निगेटिव कोरिलेशन, नकारात्मक। इसमें देखिए क्या होता है कि जब एक चर की वृद्धि के साथ दूसरा घटता है तो उसको क्या कहा जाता है, नकारात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध। जैसे अभी मैंने हम लोग उदाहरण बताया आप लोगों को कि टीवी देखने या मोबाइल यूज करने का समय अगर ज़्यादा होगा तो परीक्षा में नंबर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अध्ययन का समय घट जाएगा। तीसरा देखिए शून्य सहसंबंध यानी जीरो कोरिलेशन। ये क्या होता है कि जब दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे देखिए विद्यार्थियों की ऊंचाई और उनके अंक, यानी विद्यार्थी की ऊंचाई और उसके अंक में कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिस विद्यार्थी की ऊंचाई ज़्यादा होगी उसका नंबर ज़्यादा होगा, जिसकी ऊंचाई कम होगी उसका नंबर, इसका मतलब इनमें बीच में कोई रिलेशन नहीं। अगला देखिए क्या है, सरल सहसंबंध यानी सिंपल कोरिलेशन। ये क्या होता है कि दो चरों के बीच में साधारण से संबंध होता है, उसको सिंपल सहसंबंध। अगला है देखिए आंशिक सहसंबंध यानी पार्शियल कोरिलेशन। ये क्या होता है कि जब दो चरों के बीच संबंध का अध्ययन करते समय अन्य चर के प्रभाव को स्थिर रखा जाता है, यानी थोड़ा बहुत जो होता है संबंध होता है लेकिन उसको क्या रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है। अगला देखिए क्या है, बहुसहसंबंध यानी मल्टीपल कोरिलेशन। इसमें क्या होता है कि जब तीन या अधिक चरों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, मल्टीपल कोरिलेशन या बहुसंबंध सहसंबंध। ठीक, अब देखिए सहसंबंध का उपयोग कहाँ पर होता है, यूज ऑफ कोरिलेशन। तो यूज ऑफ कोरिलेशन का सबसे पहला क्या होगा कि दो या दो से अधिक चरों के बीच की दिशा और परिमाण ज्ञात करने के। दूसरा होता है पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शन करने में, जैसे बुद्धि के आधार पर सफलता का अनुमान लगाना। तीसरा होता है कि शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में चर को संबंधों को समझने में। चौथा क्या होता है कि मापन उपकरणों यानी इनकी टेस्ट की वैधता को जानने में। और पांचवा देखिए क्या है, शिक्षण की प्रभावशीलता को जांचने में। तो इस तरीके से कोरिलेशन का जो है उपयोग और महत्व देखा जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है आपका सहसंबंध का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये देखिए क्या होता है, यह एक सांख्यिकी मान है जो दो चरों के बीच संबंध की मात्रा यानी डिग्री और दिशा डायरेक्शन को दर्शाता है। यानी दो चरों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है तो उनकी मात्रा यानी डिग्री किस प्रकार की है और दिशा यानी डायरेक्शन किस तरह का है वो बताता है। इसे देखिए स्मॉल r के द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मान -1 से +1 के बीच होता है। देखिए +1 मान है, इसका मतलब क्या है कि जो रिलेशन कोरिलेशन है वो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। अगर -1 है इसका मतलब क्या है, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। और 0 मान अगर आ रहा है तो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। ठीक, देखिए अब सहसंबंध की गणना की देखिए प्रमुख विधियां हैं। जैसे पिछले यूनिट में हम लोगों ने कुछ सूत्र देखे थे कैलकुलेट करने के लिए, तो उसी प्रकार से इसको भी कैलकुलेट करने के लिए कुछ विधियां हैं, कुछ सूत्र हैं। तो इनकी देखिए दो विधियां प्रचलित हैं। एक है देखिए कार्ल पियर्सन की उत्पाद क्षण विधि, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। इसमें देखिए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला देखिए स्मॉल n यानी जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बराबर क्या होता है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपान में होल का करनी क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स का बार का होल स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ y माइनस वाई का बार का होल स्क्वायर। ये इसका क्या है, सूत्र है। ठीक है, इस सूत्र से या भी इसको देखिए सरल रूप में ऐसे भी लिखा जा सकता है कि r बराबर n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई बटा में क्या हो जाएगा, होल का करनी कर दिया गया, सर्ड कर दिया गया, समेशन देखिए n इंटू समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का स्क्वायर और यहाँ पर n समेशन वाई का स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको दो सूत्रों से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, ये इसके सूत्र हैं। अब देखिए इस विधि की विशेषताएं क्या है कि यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसमें देखिए मात्रात्मक आंकड़ों के लिए उपयोग किया जाता है इसको। इसका परिणाम जो है -1 से +1 के बीच में आता है। इसकी भी सीमाएं हैं कि यह अत्यधिक मानों यानी एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होती है। इसमें रैंक डाटा के लिए यह उपयुक्त नहीं होती है। दूसरी देखिए क्या है, स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि यानी स्पीयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड। इसकी उपयुक्तता क्या है
कि जब आंकड़े क्रमबद्ध यानी रैंक या ऑर्डिनल रूप में हो तब इसका उपयोग किया जाता है, या फिर जब वास्तविक स्कोर नहीं दिया हो। इसका देखिए सूत्र क्या है, इसको देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि को RS के नाम से कहा जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है कि 1 - 6 समेशन डी का होल स्क्वायर बटा में कैपिटल N इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से इस फार्मूला से इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर देखिए डी का मतलब क्या होता है कि दो रैंकों के बीच अंतर, एन का मतलब क्या होता है युग्मों की संख्या यानी नंबर ऑफ पेयर्स। तो इसकी विशेषता देखिए क्या होती है कि यह गणना में सरल होता है, यह चरम मानों से प्रभावित नहीं होता। ठीक, देखिए केवल डेटा क्रम के लिए उपयुक्त होता है। इसका उदाहरण देखिए क्या है कि 3 छात्रों का उदाहरण लिया गया है। छात्र कौन से हैं, A, B और C। इनका रैंक देखिए 1, 2, 3 है, और Y रैंक में क्या है 2, 1, 3। तो इनके बीच का जो कोरिलेशन है देखिए x - y यानी -1, +1 और 0 है। इसका देखिए डी स्क्वायर क्या होगा 1, 1 और 0। तो इस तरीके से इसमें देखिए इसका समेशन डी स्क्वायर बराबर 2, n बराबर 3। तो इसको इस सूत्र में फिट करेंगे तो आपका जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका 0.5 यानी -1 और +1 के बीच में आया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके बीच जो संबंध है वो मध्यम धनात्मक सहसंबंध है। पूर्ण धनात्मक कब होता, जब +1 होता, लेकिन अभी क्या है यह 0.5 है। इसका मतलब क्या है कि मध्यम धनात्मक संबंध है, पूर्ण तरह से सहसंबंध नहीं है। ठीक, तो दोनों विधियों का देखिए तुलनात्मक सारांश क्या हो गया कि आंकड़ों का प्रकार के आधार पर देखिए क्या है कि कार्ल पियर्सन विधि जो होती है वास्तविक विधि होती है। स्पीयरमैन की रैंक विधि देखिए क्रमबद्ध के लिए उपयोग की जाती है। गणना की जटिलता के आधार पर देखिए कार्ल पियर्सन विधि कठिन होती है, स्पीयरमैन रैंक विधि सरल होती है। चरम मानों का प्रभाव इस पर देखिए कार्ल पियर्सन पर अधिक पड़ता है, स्पीयरमैन पर कम पड़ता है। परिणाम की सीमा देखिए इसमें -1 से +1 के बीच में होती है, और स्पीयरमैन में -1 से +1 के बीच। ठीक है, तो मान दोनों में -1 और +1 के बीच में। तो इसका देखिए कंक्लूजन क्या निकल के आया कि सहसंबंध अध्ययन का उद्देश्य यह जानना होता है कि क्या दरों के कोई दो चरों के बीच कोई संबंध है, यदि है तो वह धनात्मक है या ऋणात्मक, और उसकी मात्रा कितनी, यानी दोनों के बीच रिलेशन है तो किस तरीके का है। तो ये ज्ञात करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का अध्ययन किया जाता है। पियर्सन विधि जो है सटीकता के लिए उपयुक्त है, जबकि स्पीयरमैन विधि सरलता और क्रमबद्ध आंकड़ों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक, अब देखिए कार्ल पियर्सन की जो उत्पाद क्षण विधि थी उसको और भी डिटेल में देख लेते हैं। देखिए कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, तो परिचय देखिए क्या है कि यह विधि जो है ब्रिटिश सांख्यिकी विधि यानी जो इंग्लैंड के स्टैटिक्स से उनका नाम क्या था कार्ल पियर्सन, उसी के द्वारा विकसित की गई थी। यह क्या उपयोग होता है करने के लिए, सहसंबंध ज्ञात करने की सबसे प्रसिद्ध और सटीक विधि मानी जाती है। इस विधि से देखिए क्या होता है कि दो मात्रात्मक चरों के बीच सहसंबंध का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाता है। इसका उदाहरण देखिए, अर्थ पहले देख लेते हैं। जब दो चर जैसे विद्यार्थियों की बुद्धि और शैक्षिक उपलब्धि या आय और व्यय के बीच संबंध ज्ञात करना हो तब कार्ल पियर्सन की विधि उपयोग की जाती है। यानी विद्यार्थियों की बुद्धि और उनके शैक्षिक उपलब्धि अचीवमेंट में रिलेशन देखना हो तब यह विधि उपयोग की जाएगी, या आय और व्यय यानी इनकम और एक्सपेंडिचर यानी खर्च के बीच में संबंध ज्ञात करना हो तब भी यह विधि उपयोग की जाती है। इस विधि में देखिए दोनों चरों के वास्तविक अंकों का उपयोग किया जाता है। अभी हम लोगों ने इसका फार्मूला ऊपर देखा ही था कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए R इक्वल टू क्या होता है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y बटा में होल का सर्ड यानी करनी इन, अब इसका क्या होता है n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स स्क्वायर, और उसके बाद गुणा करेंगे n समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको काउंट किया जाता है। यहाँ पर देखिए R क्या होता है, सहसंबंध का गुणांक होता है। n क्या होता है, प्रेक्षणों की संख्या होती है। x और y क्या होते हैं, दो चर होते हैं। और समेशन को किस लिए उपयोग किया जाता है, सम यानी जोड़ के संकेत के रूप में। ठीक, देखिए कदम दर कदम गणना की प्रक्रिया यानी स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन। तो कैसे कैसे होता है, सबसे पहले क्या होगा कि दो चरों x और y का मान लिखा जाए, फिर उसके बाद क्या किया जाए, प्रत्येक का योग निकाला जाए यानी समेशन ऑफ x और समेशन ऑफ y। तीसरा काम क्या किया जाए, प्रत्येक का वर्ग करें यानी दोनों चरों का वर्ग कर दिया जाए और उनका योग निकालें।
फिर क्या किया जाए, इन दोनों चरों का गुणनफल निकालें और उनका फिर योग कर दें। फिर क्या किया गया, ऊपर दिए गए सूत्र में सभी मानों को प्रतिस्थापित कर दें और परिणाम क्या होगा, +1 और -1 के बीच प्राप्त हो। यानी इतना सारा चीज एक एक करके करेंगे तब जाके आपको परिणाम प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दिया गया है कि विद्यार्थी हैं ABCDE, तो इनका देखिए अध्ययन घंटे का दिया गया है कि 2 घंटे अध्ययन करता है, 4 घंटे अध्ययन करता है, 6 घंटे करता है, 8 घंटे, 10 घंटे। तो इनका देखिए नंबर भी उसी प्रकार से है, जो 2 घंटे पढ़ता है उसका 40 नंबर है, जो 4 घंटे पढ़ता है उसका 50 है, जो 6 घंटे पढ़ता है 60 है, जो 8 घंटे पढ़ता है उसका 70 है और जो 10 घंटे पढ़ता है उसका 80 है। तो इनके बीच का इनका देखिए निकाला गया है, इसका 4 आएगा, इसका 16 आएगा, इसका 36 आएगा, इसका 64 आएगा, इसका 100 आएगा। ये एक्स क्या है, दोनों चरों के, इसमें देखिए इसका वाई स्क्वायर क्या होगा 1600, इसका 2500, इसका 3600, इसका 4900, इसका 6400। तो एक्स वाई क्या आ जाएगा 80, 200, 360, 560 और 800। तो इस तरीके से इसका देखिए सब कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ देखिए एक्स का सम क्या होगा 13, वाई का सम क्या होगा 300, एक्स स्क्वायर क्या होगा 220, वाई स्क्वायर का क्या होगा 19,000 और एक्स वाई क्या होगा 2000, एन बराबर क्या है 5, यानी कि टोटल नंबर कितने 5। तो इन सभी को सूत्र में रखा जाएगा और जब गुणा भाग किया जाएगा तो इसका क्या आएगा 1। यानी इसका मतलब कि इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। और देखिए यहाँ परिणाम क्या आया, r बराबर 1 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इनके बीच में जो रिलेशन है पूर्ण घनात्मक सहसंबंध है, यानी पूरी तरह से पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो इस परिणाम की देखिए व्याख्या कैसे की जाती है कि +1 आएगा तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, 0.75 से +1 के बीच में आएगा इसका मतलब उच्च धनात्मक सहसंबंध, 0.25 से 0.75 आएगा तो मध्यम धनात्मक सहसंबंध और 0 से 0.25 आएगा तो कमजोर धनात्मक सहसंबंध और 0 आएगा इसका मतलब कोई सहसंबंध नहीं। उसी प्रकार से अब 0 के नीचे जाएंगे तो -0.25 से -0.75 रहेगा, इसका मतलब क्या है मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध और -0.75 से -1 रहेगा तो उच्च ऋणात्मक सहसंबंध है। तो इस तरीके से जब मान आएगा तो उनके बीच में जो रिलेशन होगा कोरिलेशन वो इसी प्रकार का होगा। तो देखिए इसकी विशेषताएं क्या है कि यह अत्यंत सटीक विधि है। दूसरा, इसका परिणाम -1 और +1 के बीच होता है। यह 2 मात्रात्मक चरों के लिए उपयुक्त है। यह विधि पारस्परिक संबंध यानी लीनियर रिलेशनशिप को मापती है। ठीक, इसकी देखिए कुछ लिमिट भी होती हैं। लिमिट क्या होती हैं कि यह जटिल गणना विशेष रूप से जब n बड़ा हो तब चरम मानों से प्रभावित होता है। यह केवल रैखिक संबंध को ही माप सकता है। डेटा का सामान्य वितरण होना इसमें आवश्यक है। इसके देखिए कुछ विधि का महत्व दिया गया है। महत्व देखिए क्या है कि यह विधि शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में 2 चरों के बीच ज्ञात करने के लिए अत्यधिक प्रयोग की जाती है। यह पूर्वानुमान यानी प्रेडिक्शन के कार्यों में सहायक होते हैं, जैसे बुद्धि के आधार पर परीक्षा परिणाम का अनुमान लगाना, यानी किसी बच्चे की बुद्धि के आधार पर अनुमान लगा लेना कि वह बच्चा परीक्षा में इस प्रकार का मार्क्स ले आएगा या उसका परफॉर्मेंस इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो सूत्र जो है एक बार शॉर्टकट में दे दिया गया है। ये सूत्र है, इस सूत्र को आपको कैलकुलेट करने के लिए उपयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए दूसरी जो विधि थी स्पीयरमैन की, देखिए रैंक अंतर विधि। तो इसको देखिए दिया किसने था, स्पीयरमैन की जो रैंक अंतर विधि है इसका विकास किसने किया था, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, यानी उसको भी किसने किया था, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ने, और इसको भी ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक ने। देखिए उनका नाम क्या था, चार्ल्स स्पीयरमैन। यह विधि देखिए 2 चरों के बीच सहसंबंध ज्ञात करने की सरल और व्यवहारिक विधि है, यानी वो भी उसी चीज को ज्ञात करने के लिए थी, ये भी इसी चीज को। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होती है जब हमारे पास वास्तविक संख्यात्मक आंकड़े न होकर केवल क्रम उपलब्ध हो, यानी संख्यात्मक आंकड़े वास्तविक रूप में न हो बल्कि क्रम दिया हो, तब इसको उपयोग किया जाता है। इसका देखिए अर्थ क्या होता है कि जब 2 चरों के बीच वास्तविक मान ज्ञात नहीं होते, केवल उनके रैंक यानी स्थान ज्ञात होते हैं, तो उनके बीच सहसंबंध ज्ञात करने के लिए स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि का उपयोग किया जाता है। उनके बीच में जो स्थान है उसी के आधार पर सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, वास्तविक मान इसमें नहीं रहता है तब उपयोग। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, यदि हमें केवल यह ज्ञात हो कि विद्यार्थियों की परीक्षा में कौन प्रथम, द्वितीय, तृतीय आया है, तो हम इन रैंकों के आधार पर यह जान सकते हैं कि बुद्धि रैंक
और उपलब्धि रैंक के बीच कितना सहसंबंध है। यानी रैंक बता दिया जाए तो उसके आधार पर निकालना होगा कि किसी की बुद्धि का रैंक कितना है और उसकी अचीवमेंट या उपलब्धि का रैंक कितना है। तो इसका देखिए कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। देखिए ये किसका है, कार्ल पियर्सन का, स्पीयरमैन का। तो इसका देखिए सूत्र क्या है, आर एस बराबर 1 - 6 का समेशन डी का होल स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 का होल। ठीक है, तो जहां पर देखिए आर एस क्या है, सहसंबंध का गुणांक यानी रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। डी क्या है, दो रैंकों के बीच में अंतर। डी स्क्वायर क्या है, अंतर का वर्ग। और एन क्या है, युग्मों की संख्या। ठीक है, अब देखिए इसको गणना कैसे किया जाता है, इसके स्टेप्स ऑफ कैलकुलेशन क्या होते हैं। सबसे पहले क्या किया जाए, दोनों चरों एक्स और आई के रैंक को निर्धारित किया जाए, दोनों का रैंक कहाँ है, कितना है। फिर उसके बाद क्या किया, प्रत्येक युग्म के लिए डी बराबर क्या निकाला जाए, एक्स माइनस वाई का अंतर निकालें। फिर प्रत्येक डी का वर्ग करें अर्थात डी का स्क्वायर, और सभी डी स्क्वायर का योग निकाल के क्या होगा, सम ऑफ डी स्क्वायर। फिर उसके बाद सूत्र में सम ऑफ डी स्क्वायर और एन के मान को रखकर आर एस निकाला जाए। तो इसका उदाहरण देखिए क्या है, यहाँ भी देखिए उसी प्रकार से 5 विद्यार्थियों का उदाहरण दिया गया, ए बी सी डी ई। इनका देखिए बुद्धि रैंक 1 2 3 4 5 है। उपलब्धि रैंक में देखिए अंतर है, उपलब्धि रैंक इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है देखिए -1 +1 -1 +1 0। और यहाँ डी स्क्वायर देखिए क्या है, 1 1 1 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से सारे मान यहाँ पर निकलेंगे। देखिए और उन्हीं मानों को यहाँ पर जब एक एक करके रखा जाएगा तो देखिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर बराबर 4 और एन बराबर 5। तो यहाँ आर एस में रखेंगे इसको, आर एस बराबर 1 - 6 सम का डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन इंटू एन स्क्वायर -1 बराबर क्या होगा, फिर इसको रख के एक दूसरे से गुणा भाग करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1 - 0.20, इसका मतलब 0.80। तो इनके बीच में देखिए जो सहसंबंध है वो किस प्रकार का है, उच्च घनात्मक है। यानी 0.75 से 1 के बीच में रहेगा तो उच्च घनात्मक हो जाएगा। तो किस प्रकार का है, उच्च धनात्मक या हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक, देखिए अब टाई रैंक के लिए समायोजन यानी एडजस्टमेंट फॉर टाई रैंक। तो कभी कभी देखिए क्या होता है कि दो या अधिक परीक्षणों को एक ही रैंक मिल जाती है। जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सेम रैंक हो जाता है, तब उसमें क्या होगा कि दो छात्रों के जब समान अंक होंगे तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक को औसत रैंक दिया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यदि तीसरे और चौथे स्थान पर दो विद्यार्थियों के अंक समान है, यानी दो स्टूडेंट हैं जो तीसरे रैंक पर है, चौथे रैंक, लेकिन दोनों का नंबर जो है बराबर है, तो दोनों को रैंक कैसे दी जाएगी, दोनों का देखिए रैंक को जोड़कर उसी का औसत निकाल दिया जाएगा। यानी क्या आ जाएगा, देखिए 3 + 4 बटा में 2 बराबर 3.5 3.5। तो इस स्थिति में देखिए सूत्र में हमें हल्का संशोधन किया जाता है, परंतु अधिकांश सामान्य प्रश्नों में यह आवश्यक नहीं होता। यानी इस स्थिति में सूत्र में क्या किया जाता है, थोड़ा सा संशोधन किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मानों में अधिकांश प्रश्नों में इस प्रकार का कोई आवश्यकता नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट का जो रैंक है एक समान हो जाता है। अब देखिए इसके परिणाम की व्याख्या कैसे करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ आर एस वैल्यू। तो +1 का मतलब देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया था, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। 0 का कोई सहसंबंध नहीं, -1 का पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक, अब देखिए स्पीयरमैन की यह जो विधि है इसकी क्या विशेषताएं हैं। कार्ल पियर्सन का था हम लोगों ने देखा, अब ये स्पीयरमैन का है। तो ये देखिए यह गणना सरल और शीघ्र होती है, यह छोटे समूहों के लिए उपयुक्त होती है, इसमें चरम मानों से कोई प्रभाव नहीं होता, केवल रैंक डाटा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। देखिए सीमाएं क्या क्या है। तो पहली सीमा क्या है कि यह केवल क्रम डाटा यानी रैंक के लिए उपयोग किया जाता है। यदि दो चरों के बीच में रैखिक संबंध हो तो पियर्सन विधि सटीक परिणाम देती है। जब रैंकों की संख्या बहुत अधिक हो तो गणना जटिल हो सकती है। अब देखिए इन दोनों के बीच में अंतर है, कार्ल पियर्सन और स्पीयरमैन का। तो इनका क्या क्या आधार है, उसके आधार पर इनको डिफरेंस करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेटा के प्रकार के आधार पर क्या है, यह रैंक के लिए उपयोग की जाती है या वास्तविक मान के लिए उपयोग की जाती है। गणना की जटिलता के आधार पर यह सरल है या जटिल है। उपयुक्तता के आधार पर देखिए गैर मात्रात्मक डाटा के लिए उपयोग होती है या मात्रात्मक डाटा के लिए। चरम मानों का प्रभाव इस पर कम होता है, इस पर अधिक होता है। और संबंध का प्रकाश देखिए यह रैंक आधारित होती है, रैखिक आधारित होती है। तो इस तरीके से इनके बीच में ये डिफरेंस है। ठीक, अब देखिए इसका महत्व।
इनका महत्व क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, समाजशास्त्र में दो चरों के बीच जैसे बुद्धि और उपलब्धि के बीच जब क्रम संबंध ज्ञात करना हो तब यह उपयोगी होता है। जब वास्तविक अंक ज्ञात न हो, केवल स्थान उपलब्ध हो, तब यह विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इसको देखिए संक्षेप में याद करने के लिए शॉर्टकट में किस तरीके से याद करेंगे कि ये विधि जैसे है स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि। तो इसके प्रतिपादक कौन है? चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन। इसका सूत्र क्या है? आर एस बराबर 1 माइनस 6 सम का होल का डी स्क्वायर बटा में एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। उपयुक्तता देखिए इसकी क्या होती है? क्रमबद्ध आंकड़ों के लिए। सीमा इसकी क्या होती है? -1 से +1। और उपयोग क्या होता है? दो चरों के बीच रैंक आधारित संबंध ज्ञात करना। तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आपके इस पेपर के यूनिट 7 का बेहतर तरीके से उदाहरण के साथ और इसके सूत्रों के साथ अध्ययन किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आप लोगों को और भी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है, इससे संबंधित सम्स को सॉल्व करना है, तो आप बहुत सी किताबों में या फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो कुछ सवाल दिए गए हों उनको इस सूत्र के आधार पे हल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए आप लोगों ने मेरी क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके इस पेपर की अंतिम यूनिट में, जिसमें हम पढ़ेंगे 8वां यूनिट, उसी में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।